हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग अपना ध्यान रखे होंगे। टुडे आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द टॉपिक चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। भारत में भारतीय राज्य के बदलते हुए परिवेश की आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी इस लेक्चर में। तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टेट है उसका लिबरल अंडरस्टैंडिंग, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग, गांधीन अंडरस्टैंडिंग, उस पर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। प्लीज़ रेफर दोज लेक्चर्स। और उसके बाद फिर आप ये वाला जो लेक्चर है, आज का लेक्चर ऑन द वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, हाउ इट स्टार्टेड, the various debates, the critical perspective of welfare state in India, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द आइडिया वेलफेयर स्टेट, जिसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अब कल्याणकारी राज्य, आप इस कॉन्सेप्ट से समझ रहे होंगे कि राज्य जो कल्याण कर रहा है या करता है। तो राज्य जो कल्याण करता है उसको अगर हम फर्दर समझना चाहते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स ऑफ द सिटीजन्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, पहला, ठीक है, समान अवसर। दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का समान वितरण, ठीक है। और तीसरा जो है वो है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन्स। राज्य की क्या दायित्व होगी नागरिकों के प्रति, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या ऑब्लिगेशंस होगी, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य ऐसे परफॉर्म करेगा, या कल्याणकारी राज्य का आधार जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है होंगे। But the sociologist T.H. Marshall defines the modern welfare state as a distinctive combination of democracy, welfare and capitalism. T.H. Marshall के आपने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही होगा, सोशल क्लास एंड सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इस T.H. मार्शल ने ये डेफिनेशन दिया है क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग के अंदर सिटीजनशिप, सोशल और लिबरल पर्सपेक्टिव सारा कुछ है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। सो इनके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम इस जो वेलफेयर कॉन्टेक्स्ट है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर हम बैकग्राउंड देखना चाहते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा ये वेलफेयर स्टेट का, क्यों आया ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द मैसिव कैटास्ट्रॉफी दैट हैड अकर्ड had led to the expansion of the idea of the welfare state in India also. The foundations for the modern welfare state in the UK were laid by the Beveridge report of 1942. तो 1942 का जो रिपोर्ट था, बेवरेज रिपोर्ट, वो भी एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप रहा। वेलफेयर स्टेट आया, वेलफेयर स्टेट को फॉलो किया गया, स्टेट के जो आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बदलाव एक्सपेक्टेड रहे। नाउ इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम भारत के जो संविधान है उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड क्या जो है आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्या आइडियाज़ एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उसको भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला है आर्टिकल 38 क्लॉज 1। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Second जो clause है article 38 का, the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, in facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups. और ये जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्लॉज 2 था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1978 में डाला गया था और ये उसमें ये सारी चीज़ें ऐड अपॉन किए गए थे।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के जितने आर्टिकल हैं फ्रॉम 37 टू आर्टिकल 51, इसमें स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, स्टेट के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि स्टेट किन चीज़ों का निर्वाह करेंगे, किन कार्यों का निर्वाह करेंगे, किन कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, किन पॉलिसीज़ का निर्वाह करेंगे, किन जो वो है स्फीयर्स है उसमें उनके हस्तक्षेप होना चाहिए, सो दैट टू बिल्ड अ सोशल ऑर्डर और सोशल जस्टिस को इनकलकेट करने के लिए सारी बातों का वहाँ पे मेंशन किया गया है. नाउ आई वांट टू गो थ्रू दैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन फेमस एकेडमिशियन और बहुत अच्छी स्कॉलर हैं. उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग दिया है निर्जा गोपाल जयाल ने, वो कहती हैं, शी आर्ग्यूज दैट philosophy of state welfare in India is grounded in the ideas of charity, benevolence and paternalism compared to the idea of rights that the West followed. West मतलब पाश्चात्य में जो भी फॉलो किया गया, जो कॉन्सेप्ट था आइडिया ऑफ राइट्स का, वो वहाँ फॉलो किया गया. और कंपेयर अगर हम करें भारत से, तो भारत में ये कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट के आइडिया का ये फॉलो नहीं किया गया. फिर इंडिया में हमने क्या फॉलो किया. इन केस ऑफ इंडिया, further argues, welfare activities by states cannot be claimed as a right. It was viewed in terms of need. That is why the issues of poverty, the issues of malnutrition, the issues of hunger, they became the imperative for welfareism before the 1990s का जो एरा था. उसके पहले ये सारे जो इश्यूज थे ये इम्पॉर्टेंट रहे. और कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट था ये नीड बेस्ड आधार अप्रोच रादर दैन द राइट बेस्ड अप्रोच. ये बैनरीज उनके वर्क में हमें मिलेंगी. एंड शी हैज वर्क एक्सटेंसिवली ऑन दीज बैनरीज की जो वेलफेयर का आधार है, कल्याणकारी राज्य का आधार है, वो क्या था, क्यों था और किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं. अगर हम नेहरूवियन एरा को देखें, नेहरूवियन एरा के बाद अगर हम पोस्ट नेहरूवियन एरा देखें, और उसके बाद अगर हम 1991 ग्लोबलाइजेशन के बाद के दौर को देखें, तो काफ़ी बदलाव नज़र आता है वेलफेयर स्टेट की आइडियाज़ में, पॉलिसीज़ में, उसके क्रियान्वयन में, लोगों की सोच में, लोगों के असर्शन में. क्योंकि लोगों के असर्शन ने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन किया. लोगों से यहाँ मेरा मतलब है पीपल्स मूवमेंट्स, पॉपुलर मूवमेंट्स. और जब कंसोलिडेशन हुआ, जब डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका कंसोलिडेशन हुआ, then it had led to change in the nature of the state. नेचर मतलब वेलफेयर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही बदलाव किया गया. और उस बदलाव को हमें समझने के लिए हमें सारे ये काल को समझना पड़ेगा कि नेहरू पीरियड में किस तरह का स्टेट का नेचर था, वेलफेयर आइडियाज़ क्या थे. फॉर एग्जांपल प्लान्ड इकोनॉमी से लेकर न्यू लिबरल इकोनॉमी तक का जो सफ़र है वो क्या था, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्या थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना इसमें. और वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन एंड अंडरस्टैंड, दैट इज़ कि अगर हम इंटरवेंशनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, हस्तक्षेपकारी राज्य, जो राज्य हस्तक्षेप कर रहा है वो विकासात्मक संदर्भ में भी कर रहा है, डेवलपमेंटल में भी कर रहा है, वो वेलफेयर में भी कर रहा है, कल्याणकारी में भी कर रहा है, और वो दमनकारी संदर्भ में भी कर रहा है, वो कोअर्सिव डायमेंशन में भी कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर राज्य का हस्तक्षेप अगर नहीं होगा तो उसकी लेजिटिमेसी को हम नहीं एसेटेन कर पाएंगे. और राज्य की लेजिटिमेसी, स्टेट की लेजिटिमेसी हर पीरियड में उजागर की गई है, और उसकी वैधता को राज्य ने भी कोशिश की है उसको बनाए रखने के लिए. और बनाए रखने के लिए हो सकता है कि कोर्सिव मीन्स का इस्तेमाल किया जाए. तो ये तीनों नेचर जो है स्टूडेंट्स, चेंजिंग नेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपके भी ऑनर्स में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, और इसके जो तीनों जो डायमेंशंस हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. यू कैन नॉट थिंक ऑफ वन डायमेंशन in isolation with another. So you have to understand the three dynamics, और इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इंटरवेंशनिज्म स्टेट का क्यों इम्पोर्टेंट हुआ, और इंटरवेंशन होने से, स्टेट के इंटरवेंशन होने से क्या जो है कॉन्सेप्ट जो है वो कल्याणकारी हो जाता है, या जो आधार है वो दमनकारी हो जाता है. इसको भी समझने की हमें बहुत ज़रूरत है. सो सीइंग दीज इश्यूज ऑफ द वेलफेयर कॉन्टेक्स्ट, सीइंग द इश्यूज ऑफ कोअर्सिव डायमेंशंस, डेवलपमेंटल डायमेंशंस, हम इसके जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स है वेलफेयर डायनेमिक्स के उसकी भी मैं चर्चा करूँगी. और वेलफेयर डायनेमिक्स में बहुत सारे जो
प्रावधान किए गए हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, इंदिरा गांधी के समय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हुआ। अगर हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो कितने सारी योजनाएं सरकार चला रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार के संदर्भ में आयुष्मान भारत योजना है, वन धन योजना है, कितने कैशलेस प्रोविजंस है। एंड इवन इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 we feel that the welfare context of state is very important, is very imperative, and it's high time that we realize that even in a neoliberal state, when we are living in this dynamics of market hegemony, the idea of state is very important, and how to materialize the idea of state and how to balance it, how to conciliate the democratic culture and consensus is very important. So having said all that, I hope you all have try to understand what I articulated right now. In the next lecture, I will further enhance the concept of welfareism and its critical perspective. So students, take care of yourself, stay happy, stay healthy. Thank you.